नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लॉ गाइड। और आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्ट्रेट सीधा अपने फोकस जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस पे आएंगे हम लोग। इस चैनल का मकसद ये है कि जिन भी लोगों ने एलएलबी में अपना एनरोलमेंट कर रखा है और वो फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनको पूरा सहयोग देना और पूरी तरीके से सपोर्ट करना ताकि वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो और बहुत अच्छे नंबरों से पास करें। आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, ये किसी तरीके की राय, सलाह या विकल्प नहीं है। ये आपको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए एक शुरुआत है, एक इनिशिएटिव है कि जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से अगर आप इसको देखते हैं तो आप निश्चित तौर पे बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है। और ये फर्स्ट वीडियो है, अभी जो शुरुआत हो रही है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 1 है और उसमें भी जो अपना यूनिट 1 है जूरिस्प्रूडेंस, ये उसी को लेकर के है। टाइटल है यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस और उसका यूनिट 1 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका ज्यादा से ज्यादा अगर आपको बेनिफिट लेना है तो मैं यहाँ पे आपको कुछ सलाह भी देना चाहूंगा। आप इसमें इस वीडियो को सुबह वॉक कर रहे हैं तब सुनिए, आप कहीं पे भी हैं, आप लग रहा है आपके पास टाइम है तो आप आराम से इसको लैपटॉप पे देखिए, अपने मोबाइल पे देखिए, नोट्स बनाइए। लेकिन अगर आप इसको लगातार सुनेंगे, कई बार सुनेंगे, तो शायद आपको इसका मैक्सिमम फायदा मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं वो बैठ करके पढ़ने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी और आप आराम से अपना पेपर करके आएंगे और अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। लेकिन ये आपको कई बार सुनना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं बहुत ही फोकस्ड हैं और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं कि आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स लेकर के आने हैं वो अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, उसी को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है। तो अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या है, नेचर क्या है और स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है, और डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड स्टेट एंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें कई अगर आप देखें तो कई सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं कि जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करिए, डिस्कस करिए इसके नेचर को और स्कोप को। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, क्या करेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसको बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंशिया, which in its widest sense means knowledge of law. The Latin word juris means law and prudentia means skill or knowledge. ये दोनों को मिलाकर के बना हुआ है। तो juris का अर्थ होता है विधि और prudentia का अर्थ है कौशल या ज्ञान। तो इसका अर्थ विधि का ज्ञान या विधि की कुशलता, यानी कि इट मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब अगर आप देखें तो अलग अलग समय में अगर हम देखें तो डेफिनेशन जो दी गई है जूरिस्प्रूडेंस की, जो कि बहुत सारे जूरिस्ट ने दिया है, जिसमें अगर आप देखें तो अलग अलग, मैंने जैसा बताया कि आपको जो जूरिस्ट हुए हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अल्पियन एक जो बहुत ही फेमस रोमन जूरिस्ट थे, उन्होंने डिफाइन किया है जूरिस्प्रूडेंस को एज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन नॉलेज ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट। ठीक है। यानी चीजों का अवलोकन, मानव और दिव्य, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का ज्ञान के रूप में परिभाषित करने को जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो सिसरो एक कह लीजिए कि उन्होंने भी डिफाइन किया हुआ है। सिसरो का कहना यह था, जूरिस्प्रूडेंस एज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ। डॉक्टर केसी एलन थे जिन्होंने डिफाइन किया था, उनका कहना था जूरिस्प्रूडेंस एज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। रॉबर्ट कीटन ने डिफाइन किया है जूरिस्प्रूडेंस को एज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। और अगर हम आगे देखते हैं इसी तरीके से, तो
हमारे जो जूलियस स्टोन्स थे उन्होंने भी इसको डिफाइन किया हुआ है जूरिस्प्रूडेंस को। जूरिस्प्रूडेंस एज इट इज नथिंग बट द लॉयर एक्सट्रोवर्जन। इट इज द लॉयर्स एग्जामिनेशन ऑफ percepts, ideal techniques of law in the light of observation derived from present knowledge in discipline other than law। यानी अगर हिंदी में कहें, या विधिवेता के अतिरिक्त कथन या विधि के अलावा अन्य विषयों में वर्तमान ज्ञान से प्राप्त टिप्पणियों के प्रकाश में विधि की अवधारणाओं, आदर्शों, तकनीकों की वकील की परीक्षा है। तो दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं, आप समझने की कोशिश करिए और आप अपने शब्दों में इसको लिखिएगा वहां पे। एक और डेफिनेशन यहां पे है जो कि आप ये कह लीजिए कि जो सर थॉमस थे, एर्स्किन हॉलैंड, बेसिकली ये हॉलैंड के नाम से बहुत फेमस थे, वो कहते हैं, उनका कहना ये था, इट इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। फॉर्मल साइंस है ये पॉजिटिव लॉ की, और उनका कहना यह था ये एक सकारात्मक विधि का औपचारिक ज्ञान है, विज्ञान है। तो जब भी ये प्रश्न आता है, डिफिनेशन आती है जूरिस्प्रूडेंस को, तो आपको क्या करना है यहां पे, जैसे यहां पे अल्पियन साहब ने जो कहा या सिसरो साहब ने जो कहा या डॉक्टर केसी एलन जी ने जो कहा, आप इसकी हेडिंग बना करके इसमें आप एक एक दो दो लाइन अपना लिखेंगे। ठीक है, आपको जितना भी समझ में आ रहा है आप उसको लिखेंगे और ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। तो यहां पे आपने 6 जो हमारे अलग अलग जूरिस्ट हैं हुए हैं और ये सब बड़े फेमस हैं, इनकी आप डेफिनेशंस लिखते हैं तो आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने बड़े शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, और आप इसको और डिटेल में एलेबोरेट करेंगे और डिटेल में लिखेंगे तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद है। उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने इसको 4 हेडिंग्स दी हुई हैं जहां पे हम लोग बात करते हैं। Jurisprudence is basically the study and theory of law, and it plays a critical role in shaping our understanding of the legal system, यानी लीगल सिस्टम को लेकर के जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर के। This field provides insights into the fundamental principle and concepts of law, including the meaning of rights, duties, possessions, property, and remedies. By examining these concepts, jurisprudence helps us to better understand the role and function of law in society. One of the key aspects of jurisprudence is its focus on the sources of law, कि कहाँ से जनरेट हुआ है। This field provides insights into the various sources of law, including statutory law, common law, and constitutional law. Another important aspect of jurisprudence is its role in clarifying the concept of law itself. तो दोस्तों ये 4 चीजें आप ध्यान रखिएगा कि जो नेचर है जूरिस्प्रूडेंस का, बेसिकली वो स्टडी एंड थ्योरी ऑफ लॉ पे बेस्ड है। बहुत सारी इंसाइट्स, वेरियस इंसाइट्स इनटू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, राइट्स, ड्यूटीज, पोजीशन, प्रॉपर्टी एंड रेमेडीज. It also focuses on the sources of law, statutory law, common law, and constitutional law, along with its role in clarification of the concept of law. देखिए मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझा पाऊं, और आई होप कि आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी कर लें। साथ ही साथ अपने जो भी मित्र हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके एलएलबी करने वाले दोस्त हैं, उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि ये उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ लगातार सुनेंगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएंगी कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, कैसे आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आपको हो सकता है बहुत देर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी while the law is often thought of as set of rules and regulations, jurisprudence helps us to understand that law is a complex and multifaceted concept that cannot be reduced to a simple definition. सिर्फ एक डेफिनेशन के बेस पे इसको नहीं बताया जा सकता है। Instead,
The law is a dynamic and evolving concept that is shaped by a range of social, cultural, and political factors. It is important to note that jurisprudence is not a substantive or procedural law. Rather, it is an uncodified law that provides a framework for understanding the legal system as a whole. तो ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली अगर आप देखें, इट इज एन अनकोडिफाइड लॉ दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क. इसका कोई कोड नहीं है. जैसे आप आईपीसी की धाराएं पढ़ते हैं, उनका कोड होता है, बट इसका कोई कोड नहीं है जूरिस्प्रूडेंस का. बट ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू अंडरस्टैंड द लीगल सिस्टम एज ए होल. तो ये नेचर हो गया जूरिस्प्रूडेंस का. तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है डेफिनेशन क्या है जूरिस्प्रूडेंस की, नेचर क्या हुआ जूरिस्प्रूडेंस का. अब हम लोग आ रहे हैं स्कोप क्या है जूरिस्प्रूडेंस का, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा, ये एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट्स में होते हैं. तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही शॉर्ट में हम लोगों ने इस चीज को दिया हुआ है. स्कोप क्या है जूरिस्प्रूडेंस का? जूरिस्प्रूडेंस इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड डिसिप्लिन्स. It explores the relationship between law, culture, and society, and it seeks to understand the fundamental principles and concepts that underpin in the legal system. One of the key aspects of jurisprudence is its focus on legal logic, which involves the study of legal framework, bodies of law, and the reasoning behind legal decisions. However, the scope of jurisprudence goes beyond just the study of legal logic. It also encompasses other fields such as psychology, politics, economics, sociology, and ethics. This is because the law is not created in a vacuum, but rather is shaped by the social, cultural, and political context in which it operates. तो देखो दोस्तों, स्कोप क्या है जूरिस्प्रूडेंस का, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ये क्या है. तो बेसिकली ये है क्या कि ये कुछ इस तरीके का कह लीजिए कि क्षेत्र है कि जो समाज को भी प्रभावित करता है. ठीक है, हमारा जो कह लीजिए पॉलिटिकल चीजें हैं उनको भी प्रभावित करता है, उनसे भी चीजें लिंक्ड हैं इसमें. तो जो जिसमें कानूनी ढांचे में जो कह लीजिए कि जो चीजें होती हैं वो इन सब को, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, राजनीतिक संदर्भ, सभी में कहीं ना कहीं इसका रोल होता है. और अगर हम इसको अलग अलग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे तो अपने पास इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं. जहां पे आप देखें, आपको याद होगा एक पहले अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग बात करें तो टाडा करके एक लॉ बना था, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से क्या हुआ कि वो रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया. ठीक है, अगर आप देखें जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, जहां पे काले धन को लेकर के बात हो रही थी कि काला धन, क्योंकि लोग जो टैक्स नहीं भरते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे इकोनॉमिक्स पे भी फर्क पड़ता है. और अगर हम लोग देखें सोसाइटी की बात करें, जहां पे ये सोशल उसको जो इम्पैक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें जैसे लव मैरिजेस हो गई, या कह लीजिए जो चाइल्ड मैरिजेस हो गई, तो इन सब चीजों के ऊपर भी जो लॉ बनते हैं वो सब कहीं ना कहीं इसी में आते हैं. ये सब स्कोप है जूरिस्प्रूडेंस की कि जो इसको इम्पैक्ट करते हैं. ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन जाना जूरिस्प्रूडेंस का क्या है, नेचर जाना हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस का क्या है, स्कोप जाना अभी जूरिस्प्रूडेंस का क्या है, जिसमें हम लोगों ने 3 जो टॉपिक्स आपके सामने दिए हुए हैं शॉर्ट में: रिलेशनशिप बिटवीन लॉ, कल्चर एंड सोसाइटी, लीगल लॉजिक्स, ठीक है, एंड इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स. तो ये अलग अलग चीजें हैं जो ये अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है. उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे. किसी भी प्रकार का अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा. हम कोशिश करेंगे आपको कि इसको एड्रेस करें और पूरा आपको सहयोग करने की कोशिश करें. तो ये एक जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, इसके ऊपर 1 से 2 प्रश्न आते हैं.
जहां पर डेफिनेशन पूछी जाती है, नेचर पूछा जाता है और स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात की जाती है। आगे हम देखते हैं जहां पे ये होता है कि स्टेट को डिफाइन करिए, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और इसके ऊपर बहुत सारी दोस्तों थ्योरीज हैं कि स्टेट कैसे ओरिजिन हुआ और किस तरीके से ये संज्ञान में आया, उसके ऊपर होता है। तो अगर आप देखें जो स्टेट है, इसकी डेफिनेशन की बात करें, ये भी एक लैटिन शब्द से बना है जिसको स्टेटस बोलते हैं। इसका मतलब होता है स्टैंडिंग, दैट इज पोजीशन ऑफ अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू गिव अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ स्टेट बिकॉज डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स एंड jurists have defined it in different ways. Some of the generally accepted definition जो है of the state as given by eminent jurists are as follows. तो जो अभी बहुत कह लीजिए फेमस हैं या जिनको लोग जानते हैं, उनकी कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले थे वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन का कहना था, उन्होंने डिफाइन किया था स्टेट को एज ए पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन अ डेफिनिट टेरिटरी। ठीक है, यानी एक निश्चित क्षेत्र के भीतर जो संगठित लोग होते हैं, ठीक है, उनको डिफाइन किया गया था। उन्होंने बोला था इसको कि अकॉर्डिंग टू the laws, a state is a body of free person united together for the common benefit to enjoy peaceably what is their own and to do justice to others. यानी एक राज्य स्वतंत्र व्यक्तियों का एक समूह है जो आम लाभ के लिए एकजुट होकर के शांतिपूर्वक आनंद लेने और दूसरों के साथ न्याय करने के लिए एकजुट होते हैं। यानी स्टेट कह लीजिए संगठन है लोगों का जो एकजुट होते हैं, है ना। और उनका पर्पस क्या होता है, ताकि वो पीसफुली रह सके और एक जो उसमें रहने वाले लोग हैं उनके साथ जस्टिस हो सके, न्याय हो सके। ठीक है, तो डलास ने क्या बोला था कि बॉडी ऑफ फ्री पर्सन यूनाइटेड फॉर कॉमन बेनिफिट एंड जस्टिस। वुड्रो विल्सन को अगर हम शॉर्ट में देखें, पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन अ डेफिनिट टेरिटरी। हॉलैंड साहब ने कहा था state is a numerous assemblage of human beings generally occupying a certain territory amongst whom the will of the majority or of an ascertainable class of person is by the strength of such majority or class made to prevail against any of their member who oppose it. अगर हम शॉर्ट में इसको बोलें, न्यूमरस असेंबलेज ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ सर्टेन टेरिटरी। ठीक है, राज्य बेसिकली क्या है, मनुष्यों का एक समूह है। ठीक है, जो आमतौर पर एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, यानी एक निश्चित जो उनकी टेरिटरी है, डिफाइंड है। हॉलैंड साहब का ये कहना था कि न्यूमरस असेंबलेज ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ सर्टेन टेरिटरी। सामन जी ने क्या बोला था, सामन जी भी थे जिन्होंने डिफाइन किया था। तो स्टेट एज एन एसोसिएशन ऑफ human beings established for the attainment of certain ends by certain means। मतलब क्या था कि कुछ साधनों द्वारा कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित मनुष्यों का एक समूह, एक संघ। ठीक है, यानी एज एन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एस्टैब्लिश्ड फॉर अटेनमेंट ऑफ सर्टेन ends by certain means. The state is a society of men established for the maintenance of peace and justice within a definite territory by way of force. It therefore follows that the central authority of political society, which is called state, must be powerful enough to command obedience of its subjects and must be able to withstand external aggression. उम्मीद है आप समझ पा रहे हो। देखिए, इंग्लिश में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो अपीयर करें वो भी इंग्लिश में करें। हिंदी में अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको, मैं बीच बीच में इसीलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों कर रहा हूं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में अपीयर करते हैं तो आपके नंबर्स भी अच्छे आएंगे और जो आपको स्कोर भी मिलेगा वो भी अच्छा मिलता है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं मिलता, हिंदी में भी मिलता है, लेकिन यहां पे हम जो फोकस कर रहे हैं वो इंग्लिश को लेकर के हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो कुछ अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं अभी, जैसे हमने अगर सामन की बात करें अभी जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, तो बेसिकली इट्स एन एसोसिएशन एस्टैब्लिश फॉर सर्टेन एंड्स बाय सर्टेन मीन्स। ये देखिए सिंगल लाइनर मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पे, जिसको आप लिख करके फिर आप इसको थोड़ा और एलोबरेट कर देंगे तो आपको एक अच्छे स्कोर मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ग्रोटियस थे एक जिन्होंने बोला था यहाँ पे, ये भी इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी थी। उनका कहना ये था कि ग्रोटियस हैज डिफाइंड स्टेट एज द कंप्लीट यूनियन ऑफ फ्री मैन who join themselves together for the purpose of enjoying law and for the sake of public welfare। यानी कंप्लीट यूनियन ऑफ फ्री मैन फॉर पब्लिक वेलफेयर। यानी अगर आप देखें इसको हम लोग शॉर्ट में बोले तो राज्य को स्वतंत्र लोगों के पूर्ण संघ के रूप में परिभाषित किया, और उसका उद्देश्य यह था कि सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य से जो साथ में एकजुट होते हैं, यानी सभी लोगों के फायदे के लिए जो लोग इकट्ठा होते हैं, एक वेलफेयर बनाते हैं, उसको स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे हम लोगों ने 5 मेजर जो हमारे जूरिस्ट हुए हैं उनकी हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस थी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी। अगर आप इसको लिखते हैं, जहां पे प्रश्न आता है कि डिफाइन करिए स्टेट को, और जो वेरियस थियोरीज हैं, डिफरेंट जो थियोरीज दी गई हैं उसको डिफाइन करिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टेट जो है इट्स बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म स्टेटस विच मीन्स स्टैंडिंग। और यहाँ पे वुड्रो विल्सन की, हॉलैंड साहब की, डल्लास साहब की, सामन जी की, ग्रोटियस की, इनकी आप लाइनें लिख करके इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर देंगे तो आपको एक अच्छा स्कोर मिल सकता है, अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है कि आप थोड़ा इसको जो थियरीज हैं इसमें उसके बारे में बताइए। अभी हम लोगों ने स्टेट की डेफिनेशन देखी थी, डिफाइन जो लोगों ने किया था। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग थियरीज हैं कुछ, जैसे डिवाइन थियरी है एक। डिवाइन थियरी जैसे स्टेट एज द क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है। उनका ये कहना था कि स्टेट इज बेसिकली द क्रिएशन ऑफ गॉड, और दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड इन द मिडिल एजेस इन यूरोप because of the influence of Christianity, which regarded king as the representative of God having divine right to rule. The Oriental rulers sought to justify their power to rule over their subjects on the basis of this theory. तो एक क्रिएशन ऑफ गॉड है जहां पे वो कह लीजिए कि पूरी तरीके से जो मिडिल एजेस में थे, और क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और वो रिगार्ड करते थे, कह लीजिए कि किंग जो है रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का। और उसी तरीके से अगर आप देखें तो ये डिवाइन थ्योरी ये बोलती है स्टेट एज द क्रिएशन ऑफ गॉड। सेकंड जो थ्योरी है वो है नेचुरल थ्योरी, और ये कहती है मैन सोशियबिलिटी लीडिंग टू द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, जो उसका एक सामाजिक जो कह लीजिए कि जो ह्यूमंस की एक तरीके से ये कह लें आपकी आदतें हैं, या लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं, ये हैबिट्स जो है बेसिकली वो स्टेट का निर्माण करवाती है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई हमने हमेशा अपने जब हम लोग डिस्कशन करते हैं हम लोग ने सुना हुआ है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, और उसकी सामाजिकता का जो नेचर है उसी ने बेसिकली राज्य की उत्पत्ति की है या राज्य को जन्म दिया है। और अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो दिस theory suggests that man is a social being and the instinct of his sociability has given rise to the origin of the state. Aristotle staunchly supported this theory. अरिस्टोटल साहब ने भी इसको थ्योरी को सपोर्ट किया था, एंड देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो ध्यान रखिएगा, नेचुरल जो थ्योरी थी उसको अरिस्टोटल साहब ने भी सपोर्ट किया था, और इसको इसीलिए अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन
ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या था? द थ्योरी presupposes that the state is a creation of agreement by the people. स्टेट को बेसिकली उन्होंने कहा था एज ए क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट क्रिएट कर रहे हैं अमंग द पीपल्स, और तब जाकर के राज्य क्रिएट हो रहा है। द पीपल पे ओबीडियंस टू द अथॉरिटी ऑफ स्टेट बिकॉज दे हैव अग्रीड टू डू सो। हॉबीज, अगर आप देखें यहां पे, सॉरी, हॉब्स, लॉक एंड रूसे were the three main exponents of the social contract theory of the origin of the state. अगर हम इसको थोड़ा सा और आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो है क्या इसमें कि लोग जो हैं राज्य के अधिकार का पालन करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए सहमत हुए हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहती है कि एक एग्रीमेंट हुआ है बीच में, ताकि वो आपस में जब वो एक एग्रीमेंट करते हैं, उनके बीच जो एग्रीमेंट होता है वो ये कहता है कि भाई वो सभी सहमत है उस चीज से। और हॉब्स, लोके और रूसो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक जो उनके बीच में जो एग्रीमेंट था उसके थ्री जो मेन कंपोनेंट्स थे वो यही थे, है ना, कि वो उसको एक एग्रीमेंट होगा उनके बीच में, वो उसको ओबे भी करेंगे, ओबीडियंट रहेंगे, और इन चीजों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में माना गया। ठीक है ना। तो अगर आप सिंपल उसमें लिखेंगे तो स्टेट एज ए क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट बाय पीपल एंड टू पे ओबीडियंस टू द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट बिकॉज दे हैव एग्रीड टू डू सो। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पैट्रियार्चल थ्योरी, स्टेट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम kinship ties. The early history of mankind reveals that primitive societies were closely knit together by the ties of kinship. होता है ना जहां पे हम लोग बात करते हैं कि the family and not the individual was the unit of society. तो परिवार की जहां बात होती है, एज हेनरी मेन राइटली पॉइंटेड आउट, द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वाज द हेड ऑफ द फैमिली एंड ही हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। होता है ना, जो हेड है उसका पूरा कंप्लीट लोगों के ऊपर जो है कंट्रोल होता है। द एग्रीगेट ऑफ फैमिलीज कॉन्स्टिट्यूटेड एज क्लैन एंड द क्लैंस टेकन टुगेदर फॉर्म द ट्राइब। तो किनशिप जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो मेन हेड होता है उसका पूरा कंट्रोल होगा, और फैमिली बेसिकली यूनिट है, इज द यूनिट ऑफ द सोसाइटी। इंडिविजुअल की कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो परिवार है उसका महत्व है, और एल्डेस्ट मेंबर का बेसिकली सब पे कंट्रोल होगा। और जो एग्रीगेट ऑफ फैमिली कॉन्स्टिट्यूटेड एज क्लैन एंड द क्लैंस टेकन टुगेदर फॉर्म द ट्राइब। तब वो जाकर के एक स्टेट बनाते हैं जहां पे ये बहुत सारे परिवारों का, बहुत सारे लोगों का एक संगठन होता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो मैट्रियार्कल थ्योरी भी होती है। वो क्या कहती है? स्टेट ट्रेस्ड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड ट्राइब्स विद मैट्रियार्कल system. This theory traces the origin of a state from hot and unorganized tribe in which promiscuous sexual intercourse was common. In course of time, the practice of promiscuous intercourse without any matrimonial relations was abandoned and gradually relations gave way to polyandry. Perhaps the institution of polyandry came into existence because of the paucity of women in certain primitive group. Polyandry eventually gave birth to matriarchal theory which preceded the patriarchal theory. According to the matriarchal theory, the relationship of the family is to be traced through female line. तो देखिए अलग अलग थ्योरीज हो गई अब यहाँ पे, सभी अगर आप देखें तो स्टेट को फॉर्म कर रही हैं। पैट्रियार्कल थ्योरी हो गई जहाँ पे किनशिप की बात की गई, मैट्रियार्कल थ्योरी हो गई जहाँ पे ये बोला गया कि जो माता है, यानी कि जो कह लीजिए कि महिलाएं हैं, और उनकी वजह से जो कह लीजिए कि पूरा पूरा अगर आप देखें जो
जो संबंध हैं, जो कह लीजिए कि द रिलेशनशिप ऑफ द फैमिली है, वो इज टू बी ट्रेस थ्रू फीमेल लाइन। ठीक है, तो आप इसमें सिंपल अगर आप देखें तो मैट्रियार्कल थ्योरी जो है, स्टेट ट्रेस फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड ट्राइब्स विद मैट्रियार्कल सिस्टम। तो ये हम लोगों ने अभी जो डिस्कस की है, यहाँ पे ये 5 तरीके की थ्योरीज हैं। डिवाइन थ्योरी हो गई, नेचुरल थ्योरी हो गई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हो गई, पैट्रियार्कल थ्योरी हो गई एंड मैट्रियार्कल थ्योरी हो गई। तो अगर आप ये लिखते हैं तो ये आपको एक अच्छे स्कोर यहाँ पे मिलने की उम्मीद है और अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। थोड़ा सा अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो बार बार आप इसको जरूर सुने, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा जो पैट्रियार्कल थ्योरी तो थोड़ा सा इजी है, जहां पे किनशिप की बात हो रही कि हेड ऑफ द फैमिली जो है वो सारा कंट्रोल होता है उसके बाद। लेकिन मैट्रियार्कल थ्योरी में क्या है कि वहां पे फीमेल्स की बात हो रही है कि जो पूरा परिवार का जो कह लीजिए एक रिलेशनशिप है वो फीमेल के उस पर आधारित रहता है और उसी से ट्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोगों ने काफी मेजर पोर्शन कवर किया है अभी इस यूनिट 1 का। और अगर थोड़ा सा हम कंक्लूड करना चाहें इसको, तो इसमें अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है वो डिस्कशन किया है अभी ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेकर के, जहां पे हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन पे बात की। उसका अगर आप देखें तो अलग अलग लोगों ने उसको डिफाइन किया हुआ है। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, अल्पियन साहब ने, सिसरो साहब ने, डॉक्टर केसी एलन साहब ने डेफिनेशन दी, रॉबर्ट कीटन जी ने दी, जूलियस स्टोन जी ने दी, सर थॉमस एर्स्किन हॉलैंड जी ने दी। तो ये अगर आप डेफिनेशन इन लोगों की आप लिखते हैं एक एक लाइन की और उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा एलेबोरेट करते हैं, तो आपको अच्छे स्कोर मिलेंगे। फिर हम लोगों ने नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पे बात की थी। नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ अगर आप देखें तो हम लोगों ने स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात की थी कि क्या स्कोप है इसकी, क्योंकि उसमें अलग अलग आप देखें तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक्स को भी इम्पैक्ट करता है, सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करता है, पॉलिटिकल्स को भी इम्पैक्ट करता है। फिर हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था स्टेट क्या है, राज्य क्या है, और इसकी जो अलग अलग थियरीज है उसको बात की थी। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में हम लोगों ने वुड्रो विल्सन साहब की, होलैंड साहब की, सामन जी की और ग्रोटियस जी की डेफिनेशन से ली थी। फिर जो थियरीज थी स्टेट की, उसमें हम लोगों ने बात किया था डिवाइन थियरी की, नेचुरल थ्योरी क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, द पैट्रियार्कल थ्योरी क्या है एंड द मैट्रियार्कल थ्योरी क्या है। तो ये 5 थ्योरीज। तो इसमें अगर आप देखें तो आपका जो है बहुत आराम से 2 से 3 प्रश्न इसमें से आते हैं, आते ही आते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जहां पे प्रश्न बनता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करिए, उसका नेचर, स्कोप, और जहां पूछा जाता है कि स्टेट को डिफाइन करिए, उसमें जो डिफरेंट थ्योरीज दी हुई हैं उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 1 था। अगर आपको पसंद आया है तो बिल्कुल आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें, इससे मोटिवेशन भी मिलता है। और हमारी कोशिश रहेगी कि अभी, क्योंकि ये वीडियो का पार्ट 1 था, यूनिट 1 का पार्ट 1, 2 पार्ट में बनी है वीडियो ताकि बहुत लंबी ना हो और आपको समझ में भी आए। तो यहां तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जितनी बार सुनेंगे उतना ज्यादा आपके लिए काम आसान होता जाएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में जो इसी का पार्ट 2 होगा और हम लोग उसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूनिट 1 पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।